बात करने वाले हैं इवोल्यूशन का जो एंडिंग पार्ट है, और जिसमें दिया गया है कि ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। देखो, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ये है कि जितना भी आज तक विकास हुआ है उस सारे विकास का हम संक्षिप्त में क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, उसका विवरण पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, विकास की हमने बात करी है अभी तक कि किस प्रकार से इवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई है, किस प्रकार से नई नई स्पीसीज बनी है, और स्पीसीज बनने के साथ साथ क्या क्या ऐसे कारण होते हैं कि नई स्पीसीज बन जाती है। इन सब की अपनी बात हो गई है। तो अब अपन आगे यहाँ बात करेंगे कि सबसे पहले विकास के दौरान सबसे पहले क्या हुआ कि फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पहली प्रोकैरियोटिक जो कोशिका थी वो कब आई थी, कितने समय पहले आई थी? 2000 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 2000 मिलियन ईयर एगो पहले पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ था। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। देखो, इस विकास का जो संक्षिप्त विवरण है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड अपन बात करेंगे। इसमें मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो अपने को याद रखनी है और जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो सारा मैटर है वो अपने को नहीं पढ़ना। जो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये आपको याद रखना है। देखो, उसके बाद में क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है 2000 मिलियन ईयर एगो इसका ये बन गई। उसके बाद में देखो क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक से क्या बनी? यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो बनी है उससे पहले क्या बनी? प्रोकैरियोटिक, उसके बाद में यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बनने के बाद में क्या हुआ कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यह सब आप जानते हैं। तो ये तो सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर बने। और उसके बाद में ये क्या बना है? फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ रखा है कि जब हम पोरीफेरा से लेके आगे की और एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर स्टार्टिंग होती है। कुछ एसेलुलर थे, एसेलुलर के बाद में क्या आया? एसेलुलर के बाद में क्या आया था? यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के बाद में क्या आया बच्चों? मल्टीसेलुलर। तो यहां पर आप देखोगे कि पहला जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कब बना था? यूकैरियोटिक सेल का निर्माण होने के बाद में। अब अपन यहां बात करते हैं कि देखो, ये 1500 साल का इनके बीच में क्या आ गया? गैप आ गया। इसके बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको अपने को कोई मतलब नहीं रखना है। देखो, इतनी तीन चीजें आपको याद रखनी है कि 2000 मिलियन ईयर एगो पहले सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, उसके बाद में ये सारे बने। अब 1500 साल तक का जो विकास है उसके बाद में हम बात करें कि 500 मिलियन ईयर एगो, 1500 गायब हो गए ना। देखो, 500 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, और एक है 350 मिलियन ईयर एगो। एनसीईआरटी में टोटल लिखा हुआ है, यह आपको याद रखना है बच्चों। और 500 मिलियन ईयर एगो और 350 मिलियन ईयर एगो, ये अपने को ध्यान डिफरेंस में क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम कहते हैं कि जो अकशेरुकी है, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स वर एक्टिव। ये हम कह सकते हैं कि ये जब प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी थी उसके 1500 मिलियन ईयर बाद में, यानी कि 1500 जो मिलियन ईयर एगो है उनके बाद में क्या हुआ बच्चों? 500 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 15 साल का जो बीच जो 1500 का ये गैप आ रहा है उसमें, उसके बाद में क्या हुआ था? इनवर्टिब्रेट्स क्या हुए? एक्टिव हुए। यहाँ तक ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इनवर्टिब्रेट्स कब एक्टिव थे? आज से 500 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद में देखो 150 साल का अपने को विकास याद नहीं रखना। उसके बाद में 350 मिलियन ईयर एगो जॉलेस फिश, इसको आप याद रखोगे जबड़ा रहित, जबड़ा रहित मछली। क्लियर? जबड़ा रहित जो मछली है वो कब एक्टिव हुई या कब उसका फॉर्मेशन हुआ है? 350 मिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट्स बने उनके 150 मिलियन बाद। अब यहां पर एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि ये जो फिश थी इसका स्केलेटन जो था वो बोनी था, हड्डियों से बना हुआ इसका स्केलेटन था, कार्टिलेजिनस नहीं था, बोनी स्केलेटन। और इसके अंदर जो फिन था जिससे वो तैरती है वो क्या था? बड़ा फिन था, लार्ज फिन। यहां तक क्लियर है? दोबारा देखना, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका 2000 मिलियन ईयर, उसके बाद में यूकैरियोटिक, उसके बाद में पहला
बहुकोशिकीय जीव बना, फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। उसके बाद देखो 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट से एक्टिव हुए, 350 जॉलेस फिश जबड़ा एक मछली, और वो कैसी थी, वो उसका स्केलेटन था बोली स्केलेटन। इनमें से जो क्वेश्चन बनता है वो स्टेटमेंट बेस वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें ज्यादा संभावना होती है इसकी। तो इसमें जो ये विकास में जो ये जो अपने लाइन याद कर रहे हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इन सब के बाद में अपन बात करते हैं 1938 की। देखो 1938 में क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका वहां पर एक मछुआरे ने, मछली पकड़ने वाले ने क्या किया, एक ऐसी मछली पकड़ी जिसमें क्या है कि वो पहले के जो यानी कि हम मान रहे थे कि वो तो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले जो वीडियो है उनमें पढ़ाया था मिसिंग लिंक, याद हो तो, या कनेक्टिंग लिंक जो हमने पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? उस समय मैंने आपको ये नाम बताया था सिलोकेंथ। सर इतना याद थोड़ी रहता है ना? लोफिन और सिलोकेंथ, लोफिन भी इसे कहते हैं, सिलोकेंथ भी इसे ही कहते हैं। इसके बारे में बात करिए कनेक्टिंग लिंक में कि मिसिंग लिंक का मतलब तो ये था कि थी पहले दोनों के बीच में लेकिन वो आज नहीं है, लेकिन कनेक्टिंग लिंक में क्या होता है वो आज भी प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल हमने ये पढ़ा पिछले वीडियो में, आप देख लें। देखो 1938 में इस मछली को पकड़ा, कहां पे, साउथ अफ्रीका में एक मछुआरे ने पकड़ा, और उसका नाम क्या है, लोफिन। क्लियर? ऐसी होती है लोफ, इसको लोफिन क्यों कहते हैं, यानी कि ये मछली इस प्रकार से नॉर्मल है लेकिन इसमें यहां पर क्या बना हुआ है कि ये लोब बना हुआ है, और लोब पे क्या लगा हुआ है, इसका एक फिल्म लगा हुआ है जिससे ये टेढ़। यहां तक क्लियर है? संक्षिप्त जो विवरण है उसमें इतने को यही पॉइंट याद रखने हैं, इनके अलावा आप कुछ याद नहीं रखोगे। ये याद रख लेना और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, इसको आप नोट कर लो। आगे बात कर लेते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था कि लोफिन जो है वो कब पकड़ी गई है, 1938 में पकड़ी गई थी, लेकिन ये कब उपस्थित थी, 350 मिलियन ईयर एगो, ये आपको याद रखना है। 1938 में इसको पकड़ा गया था, लेकिन ये डोमिनेंट कब थी या कब पाई जाती थी, 350 में। क्लियर है? अब देखो लोफिन थी, उसके बाद में आए फर्स्ट एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस रहे, उसके बाद में देखो 265 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल, और ये जो रेप्टाइल हैं ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 200 सालों, ये 200 जो साल हैं 200 सालों तक, यानी कि 200 मिलियन ईयर, समझ रहे हो ना, 2000 साल हो जाएंगे तो 200 मिलियन ईयर ये रेप्टाइल पृथ्वी पर राज कर रहे थे, पृथ्वी पर डोमिनेंट थे, ये आपको याद रखना है। क्लियर? यहां मैंने लिखा है 65। क्लियर? देखो
हम बात कर रहे हैं कि 350 मिलियन ईयर एगो लोफिन थी। लोफिन से क्या बना, यानी उसके बाद में क्या आया, फर्स्ट एम्फीबियन, और एम्फीबियन से क्या है, रेप्टाइल्स। यानी कि रेप्टाइल्स कब आए थे, 265 मिलियन ईयर एगो। यहां तक क्लियर है। अब देखना अपने को कि 265 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स आए, और अब डोमिनेंट है, मतलब पृथ्वी पर राज किसका है, इन्हीं का है। जैसे अब वर्तमान की बात करते हैं तो मेमल्स पृथ्वी पर ज्यादा है, तो मेमल्स का राज है। लेकिन मेमल्स से पहले क्या थे, रेप्टाइल्स थे, बड़े बड़े डायनासोर्स वगैरह, सुना होगा आपने। अब 265 साल पहले मिलियन ईयर एगो थे, और 65 तक, यानी कि 200 मिलियन ईयर ये रेप्टाइल पृथ्वी पर राज कर रहे थे। देखो अपन बात करते हैं कि 200 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि ऐसा ही एक रेप्टाइल जिसका नाम अपने देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस्टियोसॉर्स। इस्टियो का मतलब होता है फिश, सॉर्स का मतलब होता है लिजर्ड, जो वापस कहां चला गया, पानी में चला गया। अब देखो डायनासोर्स की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डायनासोर जो है सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट डायनासोर था टाइनोरेक्स, जिसकी कितनी थी, 20 फीट लंबा था। ये आपको याद रखना है, ट्राइनोसोरस रेक्स 20 फीट लंबा, सबसे बड़ा जो डायनासोर है उसकी बात नाम क्या है, ट्राइनोसोरस रेक्स 20 फीट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो रेप्टाइल से 200 यानी कि हम कहते हैं 200 मिलियन ईयर एगो या 200 मिलियन ईयर जो है तब तक ये डोमिनेट रहे। उसके बाद में ये क्या हो गए, आज से 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स या रेप्टाइल्स जो थे वो डिसअपेयर्ड हो गए, खत्म हो गए। इसका रीजन क्या है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका रीजन बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। कि कुछ ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जब डायनासोर्स का राज था उस समय पृथ्वी पर कोई दूसरा पिंड आके टकराया जिससे बहुत बड़ी आग पूरी पृथ्वी पर आग ही आग हो गई, जिससे वो जलकर नष्ट हो गए। कुछ कहते हैं उनकी जगह मेमल्स ने ली। तो इसका मतलब एक क्लियर रीजन नहीं बताया गया है। तो अपने को याद क्या रखना है कि 65 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स थे, उसके बाद में किसका राज आया, मेमल्स का आया। क्लियर है। अब यहां पर देखो कि मेमल्स जो थे उस समय छोटे छोटे मेमल्स थे और वो पृथ्वी के अंदर रहते थे। तो जब ये सारे डायनासोर्स या रेप्टाइल्स खत्म हो गए तो वो मेमल्स पृथ्वी में जो रहते थे वो बाहर आके रहने लगे, और उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली, और वो क्या हो गए, डोमिनेट हो गए। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जितने भी डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे वो सारे सारे क्या हो गए थे बच्चों, खत्म हो गए थे। ये क्लियर है। एक बात अपन प्लांट से रिलेट कर लेते हैं। 320 मिलियन ईयर एगो कुछ सीवीड्स, समुद्री खरपतवार, और कुछ वेस्कुलर प्लांट भी क्या हो गए थे, उत्पन्न हो गए थे, बन चुके थे। कब बने थे, 320 मिलियन ईयर एगो। देखो बच्चों ये जो डाटा है ये एनसीईआरटी डाटा है, और इस जो विकास की बात हम कर रहे हैं इसमें से आपके पास में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन आता है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसी विकास वाले जो पोर्शन है उसमें से ज्यादा बनता है। एक बार अपन दोबारा देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि लोफिन 350 मिलियन ईयर एगो थी। उसके बाद में क्या हुआ, लोफिन से फर्स्ट एम्फीबिया आया, उसके बाद में 265 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स ने 200 मिलियन ईयर तक क्या किया, राज किया। उसके बाद में आज से 65 मिलियन हो गए, ये क्या हो गए, किसी कारणवश से खत्म हो गए। जिसमें 200 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, एक इस्टियोसॉर्स नाम का जो डायनासोर था या जो ये रेप्टाइल है ये क्या हो गया, पानी में वापस चला गया था। लार्जेस्ट की बात कर लिए टाइनोसोरस रेक्स 20 फीट का, और 65 मिलियन एगो डायनासोर्स क्या हो गए थे बच्चों, खत्म हो गए थे। और प्लांट की बात करते हैं तो ये भी आपके पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखोगे 320 मिलियन ईयर एगो। क्लियर है। एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम प्लांट के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे।
नोट कर लिया। देखो प्लांट की भी बात करते हैं अपन, तो आपने 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा है, और ये जो प्लांट किंगडम आपने पढ़ रखा है उसमें आपको आपने सीक्वेंस से पढ़ा है इसको कि किस प्रकार से प्लांट जो बने हैं उनका क्रम क्या है, कि सबसे पहले कौन से आए थे, ब्रायोफाइट आए थे, टेरिडोफाइट आए थे, कौन से आए थे, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो देखो हम प्लांट किंगडम की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो प्लांट किंगडम, आप बता सकते हो कि कौन सा प्लांट जो था वो सबसे पहले आया था। प्लांट किंगडम आपने पूरा डिटेल से पढ़ रखा है। देखो हमने सबसे पहले प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि जो एल्गी हैं वो सबसे पहले बने थे, याद आया कुछ? एल्गी के बाद में क्या आया बच्चों? ब्रायोफाइट्स, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स, क्लियर? और इनके बाद में क्या आया था? जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या था? एंजियोस्पर्म। दिख रहा है? दिख रहा है। प्लांट किंगडम में हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले एल्गी आए। अभी मैंने कहा था 320 मिलियन ईयर एगो कुछ सीवेट्स और वेजिटेबल प्लांट डेवलप हो चुके थे, ये आपको याद रखना है। ये आपने पूरा डिटेल से पढ़ रखा है। एक बार इनकी सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, इनमें से जो चीजें आपको याद रखनी है। प्लांट किंगडम में एल्गी सबसे पहले आया, क्लियर? ब्रायोफाइट आया इसके बाद में। देखो एल्गी वाटर से रिलेटेड है, लाइफ की ओरिजिन की जो हमने बात करी वो वाटर से करी, तो एल्गी ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट से क्या आया? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहां पर आपको याद ये रखना है कि देखो बच्चों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं ये दोनों सीड प्लांट, कि इनमें बीज बनते हैं, इनमें नहीं बनते। अब यदि अपन बात करते हैं कि टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तीनों को यदि हम जोड़ के बात करते हैं तो ये कैसे प्लांट हो जाएंगे बच्चों? वेस्कुलर प्लांट्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये आपका पूरा पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें इतना ही बताया है। ये आपको याद रखना है कि वेस्कुलर प्लांट कौन कौन से हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीनों क्या है? वेस्कुलर प्लांट है। ये नहीं है और ये भी नहीं है। जब नहीं है तो इनकी ग्रोथ, इनकी लंबाई क्या नहीं होती है? ज्यादा नहीं होती। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनते, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। अब वो बीज उनके ऊपर आवरण है या नहीं है वो आगे की बात है, लेकिन इनमें सीड बनते हैं। क्लियर? सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है यहां तक का? ये अपना हो गया है, इसको नोट करो। हेलो स्टूडेंट, आगे देखो। अपन
अपन ने जो बात करी है उसका लास्ट पॉइंट यानी कि विकास का जो विवरण चल रहा था उसका लास्ट पॉइंट, और एनसीईआरटी में जो पेज नंबर है 151 जिसपे डायग्राम नंबर 7.9, काफी स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत होती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कौन से प्लांट आए और कौन से प्लांट से किस प्रकार के प्लांट का निर्माण हुआ है। देखो सबसे पहले अभी अपने बात करी प्लांट किंगडम में एल्गी, एल्गी बना, एल्गी से बना है ट्रेकियोफाइटा। देखो जो ट्रेकियोफाइटा बना है उसी के साथ क्या बना था, ब्रायोफाइटा बना था। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा से बना है राइनिया और राइनिया से बना है साइलोफाइटोन। ये सिंपल सा है, याद रखना है कि एल्गी, ट्रेकियोफाइटा, राइनिया, साइलोफाइटोन। और यहां पर हम कह रहे हैं कि ट्रेकियोफाइटा जब बना था तो एल्गी से दो बने, ट्रेकियोफाइटा बना है और ब्रायोफाइटा बना है। ये दो ब्रांचें हो गई है। अब ये वाली ब्रांच आगे तक जा रही है, यानी कि ब्रायोफाइटा और साइलोफाइटोन किससे बने हैं, एल्गी से। इनका पूर्वज कौन है बच्चों, एल्गी। क्लियर, यहां तक ठीक है। अब जो डायग्राम दिया हुआ है बड़ा वाला उसकी बात कर लेते हैं। देखो क्लोरोफाइटा बना, ये वाला एल्गी ग्रीन तो क्लोरोफाइटा जो बना है उससे क्या बना है, ट्रेकियोफाइटा बना है। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा बना है, और ट्रेकियोफाइटा बना है तो क्लोरोफाइटा जो एल्गी जिसको हम कह रहे हैं उससे क्या बन गया, पहले तो ट्रेकियोफाइटा बन गया और एक क्या बन गया बच्चों, ब्रायोफाइटा बन गया। ये समझ में आया ना। अब देखो ट्रेकियोफाइटा से बना है क्या, राइनिया, राइनिया से क्या बना, साइलोफाइटोन। अब यहां पर आपको याद रखना है कि साइलोफाइटोन जो है उससे कुछ ब्रांचें निकल रही है। देखो एक तो क्या बन रहा है बच्चों, गिंको, फर्न और हॉर्स्टेल। अब आपसे ये पूछा जाए हॉर्स्टेल, फर्न और गिंको ये अलग अलग वैरायटी है यहाँ पर, लेकिन इनका जो पूर्वज है वो कौन है, साइलोफाइटोन है। कहां से बन के आ रहा है, क्लोरोफाइटा से। क्लियर है, ये वाली सीक्वेंस याद रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि ट्रेकियोफाइटा से जब राइनिया बना था तो राइनिया बना, उसी के साथ में क्या बना है, जोस्टेरोफाइलम बना था। ये रहा, देखो जोस्टेरोफाइलम, और जोस्टेरोफाइलम से क्या बना है, एर्बोसेंट लाइकोपोड्स बने हैं। याद रखना है केवल आपको लाइकोपोड्स, एर्बोसेंट लाइकोपोड्स बना है किससे, जोस्टेरोफाइलम। राइनिया बना है उसी समय बना था। अब उससे आगे क्या बना, लाइकोपोड्स, और लाइकोपोड्स के बाद में क्या बनेगा, क्या बन गया बच्चों, हर्बेसियस लाइकोपोड्स। क्लियर, क्लोरोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा से एक तरफ बन रहा है राइनिया और एक तरफ क्या बन रहा है, जोस्टेरोफाइलम, लाइकोपोड्स, और यानी कि अर्बोसेंट लाइकोपोड्स और हर्बेसियस लाइकोपोड्स बन रहा है। ये वाले, ये क्लियर हो गई, और यहां से देखो ये भी क्लियर हो गया। अब अपन बात करेंगे कि साइलोफाइटोन जो है उससे देखो ब्रांचें निकल रही है, गिंको, फर्न और हॉर्स्टेल। साथ ही यहां पर क्या बना था, प्रोजिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से जस्ट पहले वाला प्रोजिम्नोस्पर्म जिसको हमने नाम दिया है। इस पे क्या है, सीड प्लांट बने सारे के सारे। तो सीड प्लांट में देखो फर्न भी आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, फर्न्स आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म आ रहा है, और साइकेड जिसको हम साइकस वाली जो ब्रांच कह रहे हैं, तो साइकस, एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स ये सारे किससे बने हैं, प्रोजिम्नोस्पर्म से। प्रोजिम्नोस्पर्म कहां से आया, साइलोफाइटोन से। ये क्लियर है, ठीक है। ये अपना विकास का संक्षिप्त विवरण जो हम पढ़ रहे हैं वो अपना क्लियर हो गया। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये अपना चैप्टर का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट था वो खत्म हो गया है। अब बचा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, और ह्यूमन इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। तो यहां तक का आप एनसीईआरटी से रीड करोगे नोट्स, और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। धन्यवाद। नोट कर लो इसको फटाफट।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में आराम से बैठ के लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो।